शुरुआत आप ही से, जब हम देश की आन बान शान की बात कर रहे हैं, कर्तव्य पथ पर वो झलक भी परेड के जरिए नजर आएगी। लेकिन देश की जो असल आन बान शान है वो हमारे झंडे या परेड सलामी में सीमित नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में भी है, जो भरोसा देता है 140 करोड़ देशवासियों को कि किस तरीके से 77 साल पहले ये तय हुआ था कि ये देश कानून से चलेगा, बंदूक से नहीं। असल में देश की नहीं, बहुत छोटी व्यवस्था भी बगैर कानून नियम के नहीं चलता है। जी। तो कानून बनाना और उसी के हिसाब से और कानून की नजर में सबको समान मान के काम करना, ये पहली जरूरत होती है। तो हमारे देश ने भी आजादी के बाद पहला काम यही किया कि उसके पहले बल्कि संविधान सभा बन गई थी, तो संविधान बनाने का काम किया, संविधान को अंगीकार किया। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अरविंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। और वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अब वो मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। देश के वीर जवानों को उनका उत्साहवर्धन करते हुए, मनोबल बढ़ाते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। खास कार्यक्रमों का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में आज हो रहा है। 77वां गणतंत्र दिवस पूरे जज्बे और देशभक्ति के साथ आज मनाया जा रहा है। ये झलकियां आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त ध्वजारोहण कर रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आपने देखा अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उस घड़ी पर जब कर्तव्य पथ से वो खास तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वंदे मातरम के 150 साल की थीम इस बार रखी गई है। किस तरीके से आज देश गणतंत्र दिवस को खास तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। संविधान की ताकत को समझा जा रहा है। अरविंद मोहन जी, अपनी बात पूरी करें आप। कल मैं वही कह रहा था कि एक कंट्रोवर्सी बीच में चलती रहती है कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और देश आजाद नहीं हुआ। जी। देश आजाद अपने पूरे रंग, शानो शौकत और कायदे कानून के साथ गणतंत्र दिवस पे उसकी शुरुआत हुई। बीच का पीरियड हमने ये लिया कि सारी व्यवस्थाएं बनाए और ऐसी दुरुस्त व्यवस्था बनी, ऐसा संविधान बना जो दुनिया की बाकी व्यवस्थाओं से काफी खूबसूरत चीजें उसने ली, लेकिन उसका चरित्र अपना रहा। और आज तक हम देख रहे हैं कि उस संविधान की बुनियादी चीजें ही मुल्क को एक रखे हुई। और कोई भी शासन आए, कोई भी विचारधारा की शासन आए, कोई व्यक्ति बदले, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाएं अगर लागू हो रही हैं और सारे कायदे कानून से चलते रहेंगे और तब तक मुल्क सुरक्षित है, तब तक मुल्क में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं, और तब तक मुल्क अपनी ताकत से सिर्फ खड़ा नहीं हुआ है, मुल्क ने सारी दुनिया में काफी सारा समर्थन दिया है। हमको जो गुलामी के इतने लंबे पीरियड से जो हमारी हालत खराब हुई थी, उससे उठ खड़े होने के साथ ही हम आज दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल। तो वो इसी कायदे कानून की वजह से है। इन्हीं लोगों ने उसका पालन किया, सरकार ने उसका पालन कराया, सरकार ने खुद भी पालन किया, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते गए हैं। बीच बीच में लीडरशिप जो हमारी आती है, वो लीडर अपनी दूरदृष्टि से उनमें बदलाव करते हैं, उनमें नए प्रोग्राम ले आते हैं, नया उत्साह भरते हैं। फिर जो गलतियां हमारे लीडरशिप से हुई उनको करेक्ट किया जाता है। बाहर के देश अगर किसी किस्म से हम पे आंख दिखाने का और किसी किस्म का हमला करने की गलती करते हैं, तो हमने इस दौरान उनको भी सबक सिखाया है। और आज की तारीख में ये हालत है कि सचमुच हमारे वो कोई नजर उठा के नहीं देखता है। आज के हिंदुस्तान के बारे में ये बात बड़े गर्व से कही जा सकती है कि ये जो छिटपुट वारदातें पहले होती थी और कई तरह की शरारतें हमारे साथ लगातार, आतंकवाद खास तौर से मजहब का नाम लेके जो आतंकवाद चलाते, वो सारी गतिविधियों पे हमने अपनी ताकत से अंकुश लगाया है। क्योंकि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को भी हिम्मत नहीं हुई और अब भी नहीं है कि उससे टकराए, लेकिन हमने अपनी ही ताकत से उस पर अंकुश लगाया है और अब एक तरह का जवाब उनको मिल गया है। तो आप पाएंगे कि उनकी हरकतों में काफी कमी है, खत्म हो गई हो ये नहीं कहना चाहिए, उनकी हरकतों में काफी कमी आई है। और अब
25 बार वो सोचेंगे कुछ करने के पहले। ये वो भारत है और वो जवाब देता है, वो छोड़ता नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर रवि भट्ट, क्योंकि आज 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और 77 साल बीत गए हैं, हमारे संविधान की उस मजबूती को हम आज संकल्प लेते हैं उसको आगे बढ़ाने का और उसके साथ भारत को और मजबूत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है। लेकिन खास बात यह है कि आज के दिन 150 साल क्योंकि वंदे मातरम के हो गए हैं और उसे हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, हम अपने स्वतंत्रता के मंत्र को भी आत्मसात कर रहे हैं। डॉक्टर रवि के पास शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ब्रजेश कुमार जी, देखिए, पहले तो 77 आप दोहरा देंगी डे के उपलक्ष्य में देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 77 साल देश के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ के वासियों के लिए एक पूरा करीब करीब जनरेशन है। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को एक रिपब्लिक माना और नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया। बहुत बड़ा बदलाव था, हम फ्यूडल सोसाइटी से एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आ गए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ हम सब लोगों को, लीडर्स ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोगों को एक प्रोत्साहन देता है, खुल के जिए और अपना जीवन दान दे देश के लिए, जिस फील्ड में हो, जिस प्रोफेशन में हो जी। तो ये बहुत बड़ी हमारी एक उपलब्धि कहेंगे जो 77 साल में हो गई। दूसरी बात, हम इस दिन अपनी मिलिट्री प्रोवेस को, रक्षा के बारे में लोगों को बताते हैं कि हम कितने सक्षम हो गए हैं। बिल्कुल। तो उसका एक परेड उसको एक दर्शाता है। दूसरा, रक्षा से ही संबंधित है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी क्षमता जो है, अपने इक्विपमेंट्स, अपने ऑर्डिनेंसेस, अपने गन्स, अपने शिप्स बनाने के, वो भी लोगों को दिखाते हैं और दुनिया को भी दिखाते हैं। दूसरी बात, ये जो अपने स्कूल के बच्चे हैं या जो विभिन्न स्टेट की झांकियां हैं, उनके जरिए जी हम अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को भी दिखाते हैं। बिल्कुल। और फाइनली एक हम जिस गणमान्य व्यक्ति को बुलाते हैं, एक पर्टिकुलर देश के राष्ट्रपति हो या शासन हो, तो एक अपना जो प्रायोरिटी है फॉरेन पॉलिसी में उसको भी दिखाते हैं। जैसे इस दफ़ा हम लोगों ने EU के प्रेसिडेंट को बुलाया है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा तालमेल अच्छा हो, हमारी संधि हो, हमारे जो क्या कहते हैं ट्रेड संबंध अच्छे हो, इस करके ये दिशा। तो ये एक फेस्टिवल तो ज़रूर है जी। एक पर्व है, मगर हमने अपनी जो सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं, जो इकोनॉमिक की इश्यूज़ हैं, जो कल्चर की इश्यूज़ हैं, सबको इत्मीनान से मिलाया है। और सबसे बड़ी बात ये हम कहना चाहेंगे, देश नेता तो डायरेक्शन देते, नेताओं पे नहीं चलता है, देश देशवासियों पे चलता है। बिल्कुल। और हम कब तक पैसिव रहेंगे? हम देख के ये भी लगता है कि हम अभी भी फ्यूडल सोसाइटी के मानसिकता से पीड़ित हैं। आप देखेंगे रूल ऑफ लॉ है या जो भी है, तो ये एक समय है जो जेन जी कहते हैं, जो हमारे जो देशवासी करीब 50-55 करोड़ जो हैं यंग लोग को जी, उनको ये प्रोत्साहित करना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ क्या है और उनके हाथ की शक्ति क्या है अपने आप को समृद्ध करने के लिए और साथ साथ देश को बढ़ाने के लिए। तो वो एक दन है कि हम उसके ऊपर में थोड़ा बहुत चिंतन भी करते हैं जी। सोच भी करते हैं, खुशियां भी मनाते हैं और जोर शोर से एक दिन अपने वीर सैनिकों को भी याद करते हैं, जिनके माध्यम से हमारा देश प्रगति कर रहा है। चाहते हैं कि और प्रगति करें, इसकी दिशा भी तेज हो, लेकिन वो सब सोच की बात है, वो सब हमारे ऊपर अपने आप सोचने की बात है और अपने आप को क्या कहते हैं एकाग्रित करने की बात है। बिल्कुल, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, हम कितना उसको समझते हैं ये भी ज़रूरी हो जाता है। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। तपेश जी, गणतंत्र दिवस क्योंकि हमें याद दिलाता है कि जब संविधान कलम से हमारे देश को दिशा देता है तो उसकी हिफाजत करने के लिए हमारी सैन्य शक्ति है और आज हम उन्हें भी सलाम कर रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं
अपने सभी देशवासियों को इस 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ल्ड ओवर जितने भी भारतीय हैं उन सभी को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जैसा मेजर जनरल ब्रजेश ने भी बोला, हमको आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, पर मेरा मानना यह है कि देश असली आज़ादी देश को 26 जनवरी 1950 को मिली, जब हम गणतंत्र बने, रिपब्लिक बने। रिपब्लिक से क्या होता है? रिपब्लिक से एक रूल ऑफ लॉ आया, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, लोगों को सोचने की आज़ादी मिली, चलने की, घूमने फिरने की, वोट देने की। तो असली आज़ादी वहाँ थी। और ये आज़ादी हम आज जो सेलिब्रेट करते हैं, ये असली आज़ादी इतनी सस्ती नहीं थी। इस आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी। इसलिए आज का दिन, ऐसे तो देशभक्ति तो रोज सबके दिल में है, लेकिन आज का दिन एक पर्व की तरह इसलिए है क्योंकि यहाँ हम बताते हैं लोगों को कि देखिए ये आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली थी। तो इसलिए मेरा सबसे ये हमेशा निवेदन रहता है कि सेलिब्रेट तो करें, लेकिन आज का दिन उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया, जो घर नहीं लौट पाए, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेने का दिन है, उनके बारे में कुछ सोचने का दिन है। जैसे हमारा यूथ है, आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो यूथ है जनरली इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो गया है। तो कम से कम आज के दिन वो एक शहीद या दो शहीदों के बारे में पढ़ के उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें, और एक और पढ़ लें कि आज के दिन मैं ये पढ़ लेता हूँ कि अपने समाज और अपने देश के लिए एक काम ज़रूर अच्छा करूँगा। क्योंकि आज़ादी, इस आज़ादी के लिए मैं ये कहूँगा कि कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी नारियों के सिंदूर उजड़ गए, कितनी बहनें अपने भाइयों के हाथ पे कलाई बांधने के लिए राखी हाथ में लेत के रह गई, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां दी, उसको याद करने का इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। हम 15 अगस्त भी सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी यहाँ अपनी प्रोसेस शक्ति भी वर्ल्ड के सामने दिखाते हैं। तो इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर रवि भी जुड़े हैं। रवि जी, आपको आवाज आ रही है? रवि जी के पास हम लौटेंगे। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस की हम बात कर रहे हैं, अरविंद जी के पास भी हम दोबारा लौटेंगे, कुछ तकनीकी खामी है। ब्रजेश कुमार जी, जब हम देश के इतिहास की बात कर रहे हैं, देश को किस तरह से आज़ादी मिली, स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, यहाँ तक पहुँचाया, तो हमें आज के दिन क्या क्या संकल्प लेने चाहिए? एक देशवासी होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या है, ये जानना समझना बेहद आवश्यक है, खासतौर से हमारी युवा शक्ति को, हमारे भविष्य को। जी हाँ, एक तरफ तो डेमोक्रेसी हर एक सिटीजन को एक फ्रीडम देता है, जो चाहे पढ़े, जो चाहे प्रोफेशन में जाए, और फंडामेंटल राइट्स देता है। दूसरा, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब गणतंत्र दिवस के इस पवित्र अवसर पर संकल्प लें कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही देश की प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है। आइए हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपनी संपूर्ण क्षमता लगा के जो काम हमारी ओर है उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करके अपने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों को, किसानों को जो पद्म अवार्ड मिले हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया को हम एक परिवार मानते हैं और दुनिया के बाकी देशों से भी हमारे व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो, इस दिशा में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है।
तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, गणतंत्र दिवस की सभी कोनों ने भारत किस तरीके से आगे बढ़ा है और वसुधैव कुटुंबकम का जब हम जिक्र करते हैं तो देश कैसे दूसरे देशों के साथ भी, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ भी कैसे संबंध बनाकर रखता है और ये भारत की खासियत है, भारत की खूबी है। ब्रजेश कुमार जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, मैं कह रहा था कि गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने प्रिविलेजेस का बहुत व्याख्यान करते हैं कि हमें देश में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पूरी छूट है। व्यवसाय करें, पैसे कमाएं, धर्म फॉलो करें या कुछ भी करें, रूल ऑफ लॉ हमको बताता है इसके अंतर्गत आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर राइट्स के साथ साथ में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती हैं। हम इतने स्वतंत्र ना हों कि हमारे एक्शन से हमारे नेबर को, हमारे किसी और व्यक्ति को हानि पहुंचे। हानि फिजिकल हो, मेंटल हो, सोच में हो। तो वो युवा वर्ग है, उसको सोचने की आवश्यकता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमने जब 1950 में अपने आप को एक रिपब्लिक बनाया तो हर एक व्यक्ति के कुछ ये वोट की बराबर हुआ। आप अमीर हैं, गरीब हैं, बिल्कुल, सबको बराबरी, सबको समानता का अधिकार हमें संविधान से ही मिलता है और इसीलिए आज हम इस दिन को इतनी खूबसूरती से, इतनी भव्यता के साथ मनाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि लगातार जुड़े हुए हैं। माफ़ी के साथ सर, काफ़ी इंतज़ार आपको करना पड़ा। डॉक्टर रवि, जब हम आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो इन 77 सालों में भारत कितना बदला है, चाहे हम बात कर लें कि आत्मनिर्भरता की दिशा में हो या फिर सैन्य शक्ति के रूप में, किस तरीके से आप देखते हैं? मेरे अपने विचार से जो सबसे बड़ा बदलाव है ये 67 इयर्स के अंदर, वो बदलाव ये 70, हमें ये लगता था कि अंग्रेज दुनिया के सबसे बहादुर लोग हैं और हम सबसे कमजोर आदमी। उसके बाद जब हमको आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, हमने देखा कि हमने हर क्षेत्र में हमने तरक्की करी। हमें विज्ञान का क्षेत्र, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारा डिफेंस हो, चाहे हमारा एजुकेशन हो, चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर के अंदर, हमने ये दूसरी है कि हमें चूंकि और भी बहुत आगे जाना है, तो हम जब अपने आप को उन देशों से हैं तो पहले से विकसित देश थे, तो 200 साल से आजाद थे या 100 साल से आजाद थे, पहले आजाद थे, तो कुछ कमियां लगती है और वो लगनी चाहिए भी, क्योंकि जब तक हमको दूसरों से तुलनात्मक स्तर पे अपनी कमी नजर नहीं आएगी तो हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। पर जीवन का सच ये है कि हमने इन 27 ईयर के अंदर भारत बहुत ही ज्यादा तरक्की की है। और अगर अपवाद के तौर पे कुछ कंट्रीज को हम छोड़ दें जो कि हमारे आसपास ही आजाद हुए, तो हम समझते हैं तुलनात्मक दृष्टि से हम एक ऐसी जगह पर है जहां हमें संतोष होना चाहिए, पर लेकिन संतोष के साथ हमको ये नहीं होना चाहिए उस संतोष पे हम बैठ जाएं। वी शुड नॉट सिट ऑन आवर ग्लोरी। हम लोग उसके आगे भी काम करते रहें। धन्यवाद जी। बिल्कुल डॉक्टर रवि, क्योंकि आज हम वंदे मातरम को भी आत्मसात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वो स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का मंत्र भी रहा है। 150 साल वंदे मातरम के हो गए हैं। उस संघर्ष को जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कैसे एक जोश भरा इस गीत ने और राष्ट्रगीत तब बनने तक का जो सफर था, किस तरीके से रहा, हमारे दर्शकों को आप बेहतर बता पाएंगे? ये कितनी ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मेरे को बहुत खुशी हुई इस समय। रेलेवेंट क्वेश्चन आपने बंकिम चंद्र जो थे जिन्होंने आनंद मठ किताब लिखी, उस जमाने में पहले एक और किंग जो बचता था, तो इसको जो बंगाल के जो बुद्धिजीवी उनको बहुत बुरी तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लगी, पर स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे बंगाल कुछ पहले से ही काफी आपको सक्रिय था। बंकिम चंद्र उससे मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, ही वाज अ पार्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन उनको ये बात बुरी थी तो उन्होंने सियालदा से ट्रेन में करते हुए अपना जो उनका एक उपन्यास आनंद मठ है, उसके जो सन्यासी विद्रोह के ऊपर ये उपन्यास है,
जी। उस उपन्यास के अंदर उन्होंने इस गीत को लिखा, वंदे मातरम संस्कृत को ये मिला के हुआ है। उसके बाद में ये गीत इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस सेशन में इसको गाया था। और इसका जो म्यूजिक बनाया था वो जदुनाथ ने बनाया था। जदुनाथ हिस्टोरियन नहीं, जदुनाथ एक संगीतज्ञ ने इसका म्यूजिक बनाया था। और उसके बाद में जस्ट अक्रॉस द इंडिया, आदमी को ठीक से पूरा समझ में आया ना समझ में आया, लेकिन इसकी धुन भी इतनी अच्छी थी सौभाग्य से, और ये गीत भी इतना अच्छा था। और चूंकि संस्कृत मिश्रित था तो इसलिए हिंदी बेल्ट में भी और नॉन हिंदी बेल्ट में भी करीब करीब होके सबको ये गीत समझ में आ रहा था। तो ये एक स्लोगन बन गया था। और उसके बाद इसको बात ये शुरू हुई कि ये जनगण अधिनायक होगा, हमारा नेशनल एंथम होगा, कि ये वंदे मातरम होगा। उस समय कुछ लोगों ने कहा कि इस गाने से, क्योंकि संप्रदाय इसके जो आस्था है वो प्रतीक होता है, इसलिए इसको न बनाया जाए, जिसमें कि मुस्लिम लीग का भी बहुत बड़ा रोल था। उन लोगों ने इसका विरोध किया था कि यहाँ पर ये नहीं, इसके खाली रंजे रहने चाहिए, जबकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे ये पूरा का पूरा रहे। और वहां पर लेकिन बाद में नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को भी लिखा कि ये खाली इसके 2 स्टैंजे ही इसके अंदर रहेंगे। लेकिन मैं अपने आप तो मेरा स्वयं का विचार इतिहास के अलावा कि ये 2 स्टैंजे अपने आप अंदर ये संपूर्ण है भारत के भारतवासियों की गणतंत्र के प्रति अपनी आस्था, डेमोक्रेसी के प्रति अपनी आस्था, और अपने जो हमारा जो गौरवशाली अतीत है उस पर गर्व करने का ये पर्याप्त अवसर ये वंदे मातरम हमको। जी बिल्कुल डॉक्टर रवि, ठीक कहा आपने, क्योंकि वंदे मातरम जब हम कहते हैं तो भारत को माँ के रूप में हम पूजते हैं, और एक माँ की रक्षा कैसे करनी है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, संविधान भी हमें सिखाता है। और क्योंकि अपनी जान की बाजी लगाकर जिन सैनिकों ने देश को बचाया है, देश की हिफाजत की है, जिन क्रांतिकारियों ने शहादत दी है, उन सभी को नमन करने का आज दिन है। डॉक्टर रवि जी, आप प्रश्न रिपीट कर देंगे अपना? जी बिल्कुल। क्योंकि आज हम जब जिक्र कर रहे हैं संविधान की ताकत का, तो हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े कदम उठाए, इतना संघर्ष किया, और हमारे वीर सैनिकों ने बलिदान दिया। आज देश भर में जो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, हम उन सभी को नमन कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, और देशभक्ति का जो जज्बा है, हमारी आने वाली पीढ़ी ये सब देखकर उसमें ओतप्रोत होगा। देखिए, ये जो बंदे सलाम करता है, ये हमारे, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों की, जब हम बात करते हैं सैनिकों की, तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये शुरू से नहीं हसरत वाले थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात करी थी, सबसे पहले 1921 के अंदर उन्होंने बात करी थी। और उसके बाद में आप आइए देखिए कि ये जो कांग्रेस सेशन लाहौर का था, उसके अंदर नेहरू ने पहली बार कहना चाहिए था इसको, रवि नदी के किनारे पर तिरंगे को फहराया था, और 26 जनवरी को उन्होंने करा था। इन सब सेशंस के अंदर जो था उसका गान किया जाता था, उस समय से किया जाता। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि हम जिन सैनिकों को हमने देखा, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन के जिन्होंने प्राणों की आहुति दी या जिन्होंने संघर्ष किया, लेकिन तमाम ऐसे अनसंग अनटोल्ड लोग हैं कि स्तर से लेके तहसील के स्तर से लेके और देश स्तर तक, शहर स्तर और देश के प्रदेश स्तर पे उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिनको कि हम जानते ही नहीं है। एक तो नहीं, मैं आपको जो अननोन जो हीरोज हैं, अननोन जो उनकी एक मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास है, खुद रखी हुई है, कि जिनको लोग नहीं जानते हैं, पर उनका भी उतना ही ज्यादा है जितना कि सैनिक आज का पकड़ के गोली खाता है। नहीं है जितना ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश काल के अंदर जिसके हाथ में था, उन्होंने जाके इनका विरोध किया। फिर चाहे वो बलिया के लोग हो, चाहे चिंटू पांडे हो, या आप कहना ये कानपुर के अंदर वो आप
मैं ना भूल रहा हूँ जहाँ पर कि तमाम ये जनरल ली ने जो काम मचाया था जी। वहां पर उसको उसके खून को उन्होंने कहा था कि अपनी जबान से साफ करो, हिंदुओं से करवाया था। वो लोग क्या उनका ना भूल सकते हैं? उन लोगों का बलिदान नहीं है, एक बलिदान का मैं बिल्कुल समझता डॉक्टर हूँ। रवि, कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हुए आपने बताया किस तरीके से संघर्ष हमारे क्रांतिकारियों ने किया, हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं उन्हें, क्योंकि आज हम सलाम भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो